ओके बच्चों, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इस तरह के दो क्लासिफिकेशन बताए हैं, दो तरीके बताए हैं कि डिफ्रैक्शन को डिफाइन करने के ये दो तरीके होते हैं। एक को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं, एक को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के साथ पूछा जाता है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मेथड से आप बताएं कि किसी सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनेगा। उसी की सहायता से बताएं कि किसी सर्कुलर अपर्चर का कैसा बनेगा, फिर रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रेले क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेटिंग क्या होती है। तो जितनी भी बातचीत हम लोग पढ़ेंगे ये हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की ही कैटेगरी की पढ़ेंगे। अब आप सवाल पूछोगे कि सर फ्रेस्नेल का क्या कोई रोल नहीं है क्या? बिल्कुल रोल है। फ्रेस्नेल, जैसे मैंने बताया, ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन की थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। डिफ्रैक्शन का एक बहुत अच्छा क्लास जो फ्रेस्नेल डिफाइन किया था। एक अलग थ्योरी है, एक अलग मैथमेटिक्स है, एक अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब जब आप फ्रेस्नेल थ्योरी और फ्रॉनहोफर थ्योरी दोनों एक साथ पढ़ते हो एक के बाद एक, तो आप ये देखते हो कैसे एक ही चीज़ को देखने के नज़रिए का फ़र्क होता है और नज़रिए से हम कैसे एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें कोई सही कोई गलत नहीं होता, दोनों ही सही होते हैं। दो पर्सपेक्टिव होते हैं, दो नज़रिए, दो अप्रोचेज़ हैं। लेकिन अगर फिर भी तुलना की बात करें तो फ्रेस्नेल का जो अप्रोच है वो मोर रिगरस है, ज़्यादा मैं कहूँगा गणित के रूप से ज़्यादा डेवलप्ड है, या आपकी भाषा में कहूँगा ज़्यादा कठिन है। तो मैथमेटिक्स उसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए सामान्य रूप से जैसे आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक लेस मैथमेटिकल और सही तो है ही है अप्रोच, यानी फ्रॉनहोफर अप्रोच से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से इंजीनियरिंग कोर्सेज में ऑप्टिक्स का जो पढ़ाया जाता है उसमें डिफ्रैक्शन की वो जो फ्रेस्नेल वाला हिस्सा है वो नहीं पढ़ाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिगरनेस ऑफ दैट अप्रोच। ओके, सो पहला आपके पास टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जाता है, फुल लेंथ क्वेश्चन के रूप पूछा जाता है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की सहायता से आप बताएं कि सिंगल स्लिट का डिस्कशन करिए। फ्रॉनहोफर मेथड से आप सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन पैटर्न की एनालिसिस करिए। तो हमारा टॉपिक है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय फ्रॉनहोफर मेथड, बाय FRAUNHOFER, फ्रॉनहोफर मेथड। फ्रॉनहोफर मेथड की सहायता से सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्थिति को बताएं, स्पष्ट करें। जैसा कि मैंने कल बताया था, सिंगल स्लिट का मतलब ऐसे स्लिट है, जैसे ये स्लिट है जिसमें बीच में एक हिस्सा कटा हुआ है, तो अब ऐसे रखी हुई है और लाइट इधर से आती है, तो ये स्लिट के इस हिस्से से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, बी से तो प्रकाश सीधे चला जाएगा, मामला यहाँ पर होगा इस धार के साथ में और इस नीचे वाली धार के साथ में, ये जो एज है इनके साथ में। तो हम ऐसे ही बनाते हैं। हमारी सिंगल स्लिट कैसे है, जैसे ये ओपेक हिस्सा है, यहाँ पे ए पे ख़त्म हो गया, फिर बीच का हिस्सा खाली है, यानी वो ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, फिर आपके पास बी है, ये शुरू होता है, ये पार्ट बी है। समझ पा रहे हो ना, यही चीज़ है, यही है। जैसे मान लो ये हिस्सा ए है, ऐसा रखा है, ये हिस्सा ए है, इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो अब लाइट आ रही है ऐसे, तो यहाँ से ए से टकरा करके जा सकती है, इधर से टकरा के इधर बेंड हो जाएगी, बी से बेंड हो जाएगी, बीच का जो हिस्सा है यहाँ से लाइट आर पार चली जा रही है। तो आपने फ्रॉनहोफर की बात कह रहे हो तो आपको एक लेंस भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आपने एक लेंस यूज किया और फिर आपने यहाँ पर एक स्क्रीन रखा जिसके ऊपर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को बना रहे हो। अब क्या होगा, लाइट इधर से आ रही है, लेफ्ट से राइट आ रही, लाइट आ रही है, तो लाइट एक तो जैसे लाइट रे ऐसे सीधे चली जाएगी इसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरते हुए। ये जो लाइट है ये मान लो इस एज से टकराई और थोड़ी देर के लिए सोचें कि डिफ्रैक्शन नहीं होता, जस्ट फॉर एग्जांपल सोचें कि डिफ्रैक्शन से कोई चीज़ नहीं होती, तो ऐसे हालात में क्या होगा, लाइट सीधे जाती और यहाँ से टकरा करके पॉइंट पी पर फोकस हो जाती, ये लाइट भी सीधे जाती, पॉइंट पी पर फोकस हो जाती। मान लो ये पॉइंट पी पर फोकस हो जाती है, जो मैंने आपको बताया है उसमें पॉइंट पी ही मैंने माना। लेकिन चूँकि डिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है मान लो लाइट यहाँ से टकराई और अपने रास्ते से बेंड कर गई, इस तरह से बेंड कर गई और जा करके यहाँ पर फोकस हो गई। कितना थीटा डिग्री अपने रास्ते से बेंड हो गई। वो ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो सकती है, हमने एक तरफ से मान लिया क्योंकि हर तरफ बेंड होगा। ऐसे ही कोई लाइट यहाँ है, वो भी यहाँ से बेंड हो गई, इस तरह से बेंड हो गई उतने ही एंगल पर, और वो भी जा करके पॉइंट P0 पर फोकस हो गई। तो अब हम यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया, जैसे यहाँ सेंट्रल लाइन थी, ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक सेंट्रल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे करें चाहे ना करें, हमारे ऊपर है। तो आप देखो डिफ्रैक्शन नहीं होता, या जो लाइट बिल्कुल बगल से निकल जा रही डिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, वो कहाँ फोकस हो रही है, पॉइंट पी पे फोकस हो रही है। और मेजॉरिटी ऑफ लाइट वही जो यहाँ जाएगी वही पॉइंट पी फोकस होगी, जो लाइट यहाँ से गुजर रही है वही पॉइंट पी पे फोकस होगी। कौन सी लाइट है जो कि डिफ्रैक्ट होंगी, जो एज से टकराएंगी? तो एज है ए, एज मतलब सिरा, किनारा, तीखा किनारा, तो ए से टकराएंगी। यहाँ थीटा डिग्री हमने एक माना, और भी हो सकता है थीटा कुछ लाइट होंगी जो 2 डिग्री पे, कुछ 5 डिग्री पे, कुछ 10 डिग्री पे, कुछ 15 डिग्री पर।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट जब यहाँ से जाएंगी तो कुछ यहाँ फोकस होंगी, कुछ यहाँ फोकस होंगी, कुछ यहाँ फोकस होंगी, और इस तरह से सेंट्रल के इधर इधर फोकस होंगी। तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसमें एक तो चमकीला हिस्सा होगा पी। पी क्यों चमकीला हिस्सा होगा? क्योंकि 99% लाइट तो जाके पॉइंट पी पे फोकस हो रही है। और कौन से पॉइंट है जो कि नहीं यहाँ पर होंगे, जो ए से टकरा के जा रहे हैं, हल्का सा छू करके निकल रहे हैं, पॉइंट बी से हल्का सा छू करके निकल रहे हैं, और पॉइंट पी ऐसे यहाँ एक पी नॉट यहाँ होगा, इधर भी कुछ लाइट तो ऐसी होगी ना, इधर भी मुड़ गई होगी, वो यहाँ पे डिफ्रेक्ट होकर के आ जाएगी, कुछ यहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे होगी। तो इस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफ्रैक्शन होने की वजह से जो सेंट्रल पॉइंट पी है, इसके इर्द गिर्द भी हमारे पास और भी कुछ पैटर्न, कुछ लाइट पहुँचेगी, बिल्कुल शैडो का रीजन नहीं होगा। शैडो रीजन अगर होने को होता तो खाली के साली यहीं पर खाली लाइट होती और कुछ ना होता, लेकिन शैडो रीजन में ये जो लाइट मुड़ के प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है, इसकी वजह से हम एक डिफ्रैक्शन पैटर्न की उम्मीद कर रहे हैं और हमें वही कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने माना कि लेफ्ट डायरेक्शन से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिर रही है। मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है वो लाइट रे जो कि सिंगल वेवलेंथ की होती है, जिसमें और वेवलेंथ नहीं होते हैं, एक ही वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर है। तो हम ये कह देंगे, लिखने को हम लिख देंगे कोई पॉइंट पी है जहाँ पर लाइट फोकस हो रही है, फिर एक लाइट है जो कि डिफ्रैक्ट हो जा रही है थीटा एंगल पर, वो पी नॉट पॉइंट पर जाकर के फोकस हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी जाएंगी। अब हम अपने मूल एनालिसिस करना शुरू करते हैं। आप देखें, जो लाइट पॉइंट ए से P0 पर जा रही है उसका रास्ता छोटा है। देखो इस वाले रे का ये रास्ता यहाँ से गया और यहाँ पे गया, तो ये रास्ता छोटा है, लेकिन जो लाइट बी से जा रही है पॉइंट पी पर उसका रास्ता लंबा है। इसका मतलब है पॉइंट ए से जाने वाली रे और पॉइंट बी से जाने वाली रे के बीच में क्या है, एक पाथ डिफरेंस है। सबसे पहले तो पहला तरीका यह है कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो हम ये माने कि हमारी जो स्लिट है, इस स्लिट की थिकनेस कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, मान लो ई है। जैसे ये आपकी स्लिट थी तो इस स्लिट की विड्थ ये हो गई, मतलब जितनी चौड़ाई है इस सिरे से लेकर के इस सिरे के बीच की दूरी ई है, स्लिट की विड्थ ई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह पर ऐसे इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक अपनी ज्योमेट्री करने के लिए अपना काम कर सकें। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये 90 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये है ई, और ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे बी, और इसको मान लें सी। तो बी सी क्या है, बी सी दोनों रास्तों के अंतर को बता रहा है। बी सी इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके इधर देखोगे तो यहाँ सी से लेकर के P0 तक की दूरी और ए से लेकर के P0 तक की दूरी बराबर होगी। ये वो एक्स्ट्रा दूरी है जो कि वो लाइट जो पॉइंट बी से चलती है वो एक्स्ट्रा कवर करती है, क्योंकि रास्ता लंबा है। तो हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं भाषा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो भाषा आपको नोट्स जो आप होगे उसमें आपको मिल जाएगी, या आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको भाषा मिल जाएगी। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल BAC, आप BAC ट्रायंगल की बात देखें तो यहाँ पर आप देखें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब कितना है, ये है लंब भाई, कर्ण क्या होता है, लंब ये होता है साइन थीटा बराबर, देखें यहाँ पर 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है दिस इज द हाइपोटेनस, और इसके सामने वाली ये हो गया बेस, क्योंकि थीटा जो होता है वो बेस जुड़ा होता है। तो आपका जो लेंथ है वो BC हो जाएगा। भाई तो कैसे पहचाना आपने, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस और बेस के बीच में एंगल बनता है थीटा, तो जो दूसरी साइड होती है उसी को हम लेंथ कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AB। तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB है E, तो E मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी E साइन थीटा। तो आपका इसका मतलब है पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक के बीच में जो रे जा रही है, मतलब जो रे A से गुजर रही है और जो रे B से जा रही है, इनके बीच में टोटल कितना पार्ट डिफरेंस है, E साइन थीटा। अब जरा बहुत क्रिटिकल चीज़ समझो। अब यहाँ पर फ्रॉनहोफर कहते हैं कि हाइगन के सिद्धांत का हम इस्तेमाल करें। हाइगन सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम A से B के बीच में बहुत सारे पॉइंट माने, आप इमेजिन करो, यहाँ आप सोचो, इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये पॉइंट A है, यहाँ पर A खत्म हुआ, यहाँ पर B है, ये जो बीच की दूरी है इसको हम बहुत सारे पॉइंटों से मिला हुआ मान लें। यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, कितने, n नंबर ऑफ पॉइंट। n कितना है, लार्ज नंबर, 100, 200, 1000, 2000, 1 लाख, कोई बड़ा नंबर है। तो हमने क्या किया, A से B तक की बीच की दूरी को n पॉइंट से बना हुआ मान लिया। अब हाइगन का सिद्धांत ये कहता है कि जब वेव फ्रंट इससे टकराएगा तो वेव फ्रंट क्या करेगा, ये जितने पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट को वो सेकेंडरी सोर्सेज की तरह से कन्वर्ट कर देगा, और उन सारे सेकेंडरी सोर्सेज से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो चारों तरफ फैलेंगी। डिफ्रैक्शन का यही मूल सिद्धांत था।
जो कि हाइगन और फ्रिजनल थ्योरी से, हाइगन फ्रिजन थ्योरी से भी समझाया जा सकता है, उसका रूट है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए से बी तक के बीच की दूरी को n हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्सा एक सेकेंडरी वेवलेट के रूप में काम कर रहा है, तो हमारा सवाल ये है कि किन्हीं दो हिस्सों, मान लो एक पॉइंट ये ले लो और एक जस्ट बगल का पॉइंट ये ले लो, तो इन दोनों पॉइंटों से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा। हमने क्या कहा, हमने ए से बी के बीच की दूरी को मान लो 100 हिस्सों बांट दिया, मान लो 100 हिस्सों बांट दिया, ए से लेकर के 100 तक के सारे हिस्से हैं। अब ये सारे जो 100 बिंदु हमने माने हैं, ये सब एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से वेव को आगे भेज रहे हैं, जैसा कि हाइगन ने बताया था। अच्छा, फिर आपने कहा जो पहला नंबर का पॉइंट है और जो 100वें नंबर का पॉइंट है, इसके बीच में टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, वो तो मैंने निकाल लिया, ई साइन थीटा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो रे निकल रही है उनके बीच का टोटल पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा है। मुझे ये बताइए कि अगर हम ए और बी के बीच में कोई दो पॉइंट माने, मान लो 100 से लेकर हमने एक पॉइंट माना 40वां और एक पॉइंट माना 41वां, तो मुझे ये बताओ कि जो 40वां और 41वां पॉइंट है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा या इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा होगा, आगे हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। और ये मैं फिर से याद दिलाऊं, ये कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं थी, ये अपने समय की पुरस्कार विजेता थ्योरी थी। जिस समय नोबेल पुरस्कार या इस तरह के पुरस्कार दुनिया में नहीं थे, नोबेल पैदा भी नहीं हुए थे, उस जमाने में ये थ्योरी, ये कंपटीशन को जीत करके ही लोग अपनी थ्योरी आगे देते थे। तो ये किसी भी स्तर से एक विश्व स्तर की थ्योरी थी। तो उस विश्व स्तर की थ्योरी में आगे फ्रॉनहोफर कहते हैं कि अगर हम बी और सी के बीच, मतलब ये जो अगर हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, ए और बी से निकलने वाली लाइट के बीच का टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, ई साइन थीटा। सो द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, सो द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस फाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू बी सी। तो ए और बी से निकलने वाली जो वेव है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना था, ई साइन थीटा। तो ए और बी से निकलने वाली वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाई, 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू ई साइन थीटा। दिस इज द टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स डिफ्रेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। लेट बिटवीन ए एंड बी देयर आर n points behaving like secondary sources, जो कि secondary sources की तरह से काम कर रहे हैं। So the phase difference between two such successive points, the phase difference between टू सच सक्सेसिव पॉइंट्स, दो ऐसे ही सक्सेसिव मतलब लगातार, जैसे मैंने माना था 40वां 41वां या 52वां 53वां या 98वां 99वां, ऐसे ही लगातार दो के बीच में, वो क्या होगा, उसको मान ले डेल्टा, और वो क्या हो जाएगा 1/n इंटू 5। ये लॉजिक समझो, ये बिल्कुल अर्थमेटिक का नियम है कि 100 पुस्तकों की कीमत अगर इतनी है तो एक पुस्तक कीमत कितनी होगी, आप 100 से डिवाइड कर दोगे। तो अगर n पॉइंट हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस 5 था, तो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में तो कोई एक ही तो खाना होगा, 40वें और 41वें के बीच में एक डिवीजन होगा ना, तो उस एक डिवीजन के लिए आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये डेल्टा कितना आया, 1/n, और 5 की वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में 100 पॉइंट हैं, हर पॉइंट से एक सेकेंडरी वेव बाहर निकल रही है, और हर सेकेंडरी वेव सोर्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा का है। तो मतलब ये ऐसा है जैसे यहाँ से एक वेव निकली, पॉइंट ए है, इसके बीच में कोई पॉइंट ये है, ये, और एक कोई पॉइंट ये है, तो जो ये दो पॉइंट है इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। उसके बाद अगला जो दो पॉइंट है उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। फिर अगला जो दो पॉइंट है इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। तो जैसे जैसे आप ए से लेकर के बी तक आ रहे हो, बीच के जितने पॉइंट है, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में निकलने वाली जो वेव है, इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। पाथ डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस एक ही चीज़ें होती हैं, फार्मूले का अंतर होता है। तो अब यहाँ पर एक थ्योरी और काम करती है, इसमें कार्नू स्पाइरल करके एक थ्योरी है पूरी, उसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दैट विल एक्सटेंड द थ्योरी वेरी ह्यूज मैनर। सो अब मैं बताऊँगा आपको कि अगर थ्योरी के हिसाब से कि अगर इन सभी सेकेंडरी पॉइंट से मान लो स्मॉल ए एम्पलीट्यूड की वेव, सेकेंडरी वेव बाहर निकल रही है, और वो सारी सेकेंडरी वेव्स एक दूसरे से डेल्टा के फेज डिफरेंस पर हैं, तो जब ये पॉइंट लेंस के द्वारा फोकस होंगी और किसी पॉइंट पी पर मिलेंगी, तो वहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा,
तो यहाँ आप लिखोगे व्हेन दीज सेकेंडरी वेव्स each of amplitude A and phase difference delta superimposed at screen at point P0 या एट स्क्रीन, अभी हम पॉइंट पे बात, एट स्क्रीन वी गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास वहां पर एक, जब सारी वेव्स सेकेंडरी वेव्स जाएंगी एक जगह मिलेंगी, तो उस समय उस जगह पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला होगा ए साइन एन डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई साइन डेल्टा बाई 2। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये उस थ्योरी के से आया है जिसके बारे में मैंने अभी कोई डिस्कस डिटेल में नहीं कहा है। ये कार्नो थ्योरी थी, कार्नो स्पाइरल बनता है, इट्स अ वेरी वेरी मैथमेटिकल थ्योरी, बट अभी हम लोग यहाँ पर उसको इस तरह समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि जब सारी ये वेव्स यहाँ से हर पॉइंट से जब वो ए एम्पलीट्यूड की वेव निकलेंगी और स्क्रीन पे जा करके मर्ज होंगी, कन्वर्ज होंगी, तो वहाँ पर जो टोटल एम्पलीट्यूड बनेगा प्रकाश का, उसका फॉर्मूला ये होगा जिसमें ए है और मल्टीप्लाई बाई साइन एन डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई साइन डेल्टा बाई 2। यहाँ एन तो मैंने बताया ही आपको, एन क्या है? एन इज द वैल्यू ऑफ द, हटा देते हैं इसको, जरूरत है नहीं, पड़ेगी जरूरत तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखें यहाँ पर आप देखें तो क्या बना, आर बराबर ए साइन एन बाई 2 रख दें और डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई ई साइन थीटा अपॉन एन लेमडा डिवाइड बाई साइन 1/2 इंटू 2 पाई ई साइन थीटा अपॉन एन लेमडा। ये हो गया भाई। देखिए यहाँ से एन से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ से बचेगा आर बराबर ए साइन, ये क्या हो जाएगा, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, है ना। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, साइन पाई ई साइन थीटा अपॉन एन लेमडा, यहाँ एन कैंसिल नहीं होगा, या करिए पुट करिए, अल्फा मान लें कुछ है, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, हमने इस ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है इसको अल्फा मान लिया। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई एन, है ना। देखो यहाँ एन है ना, तो इस पूरी चीज़ को अल्फा मान लो, तो अल्फा बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, सो आर बराबर ए साइन अल्फा बाई, अब जरा एक चीज़ देखो, साइन अल्फा बाई एन है, अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है, आपको एक चीज़ मालूम होगी कि जो साइन थीटा होता है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है थीटा के बराबर, अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा एक स्मॉल वैल्यू है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, लेकिन शर्त क्या है, थीटा स्मॉल होना चाहिए। तो अगर हम इस थीटा की जगह पर अल्फा बाई एन को माने, तो देखो अल्फा कोई वैल्यू होगी, लेकिन एन जो है वो एक लार्ज नंबर, हमने यही माना है कि एन इज लार्ज नंबर। तो किसी वैल्यू को अगर हम किसी लार्ज नंबर से डिवाइड कर दें तो जाहिर सी बात है जो भी कुछ आएगा वो बहुत छोटा होगा, बिकॉज एन इज लार्ज, सो अल्फा बाई एन विल बी स्मॉल, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है कि आप साइन अल्फा बाई एन को अल्फा बाई एन लिख सकते हैं। आपने जो यहाँ साइन अल्फा बाई एन लिखा है इसको अल्फा बाई एन कर दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एन ए साइन अल्फा बाई अल्फा। तो इस तरह से हमने ये पाया कि जब ये सारी वेव्स जाएंगी लेंस से होकर के पर्दे पे गिरेंगी, तो पर्दे पे गिरने के साथ ही वहाँ पे जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला ये होगा, आर बराबर एन ए साइन अल्फा बाई अल्फा। यहाँ मैंने पॉइंट पी और इसकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ हम अल्फ़ा ले रहे हैं, यहाँ हम अल्फ़ा साइन थीटा रख रहे हैं। थीटा की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो हमारा पॉइंट पी आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू 10 डिग्री रखोगे तो पी 0 आ जाएगा, 20 डिग्री रखोगे तो पी 0 के अलावा भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसीलिए इस फार्मूले के अंदर सारी पूरे पर्दे पर जो भी कुछ इंटेंसिटी बन रही है उस सबका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो आप लिखोगे द इंटेंसिटी, ये अब आर क्या है, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, क्या बना पर्दे पे, क्या बना, स्लिट से गया लेंस से गुजरते हुए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न से होकर के क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न,
ठीक है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो परिणामी डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बना। एंड इंटेंसिटी क्या होगा, आपको मालूम है कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इंटेंसिटी आर आई बराबर आर स्क्वायर या कह लो ए स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। कई बार क्या होता है हम कैपिटल ए स्क्वायर लिख देते हैं एन स्क्वायर स्मॉल ए की स्क्वायर जगह पे, तो ऐसा करोगे तो आप यहाँ पर कैपिटल ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारी जो टोटल इंटेंसिटी है पर्दे पर जो बन रही है इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटी की बात आ गई। एक खास बात आपने देखी, यहाँ पर साइन अल्फा बाई अल्फा आ गया। साइन अल्फा बाई अल्फा को अगर ग्राफ थ्योरी के हिसाब से देखें, मतलब ग्राफ थ्योरी वो कंप्यूटर वाली ग्राफ थ्योरी नहीं, ग्राफिकल उसका अगर रिप्रेजेंटेशन हम बना के देखें तो साइन अल्फा बाई अल्फा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ होता है। साइन ग्राफ तो साइनोसॉइडल ग्राफ तो सबको मालूम है, ऑल्टरनेटिंग ग्राफ होता है, बट साइन अल्फा बाई अल्फा का खास ग्राफ होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। कैसे पता चला, क्योंकि साइन अल्फा बाई अल्फा कोई कांस्टेंट ग्राफ नहीं होता। एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एक जगह पीक होता है फिर लेसर वैल्यूज़ की होती हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ये देख रहे हैं कि इंटेंसिटी इज़ नॉट अ कांस्टेंट। अगर ये ना होता टर्म, सिर्फ ए स्क्वायर होता, इसका मतलब है सारी इंटेंसिटी पर्दे पे कांस्टेंट होती, पर्दा पूरा चमकदार होता। लेकिन साइन अल्फा बाई अल्फा का होना हमको इस बात का संकेत देता है कि भाई यहाँ मामला इतना सीधा नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ वेरिएशन, इंटेंसिटी का वेरिएशन, इंटेंसिटी कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं, कहीं काफ़ी ज़्यादा, ये सब जरूर से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि साइन वहाँ मौजूद है और साइन अकेले नहीं मौजूद है। साइन अल्फा बाई अल्फा जो खास तरह का ग्राफ होता है वो मौजूद है। वो क्या ग्राफ होता है हम लोग बनाएंगे आगे। चले अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लेते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम आई एंड मिनिमम आई। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आई एंड मिनिमम आई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। समझे, सबसे पहले बात करते हैं आर बराबर क्या है, ए साइन अल्फा बाई अल्फा, जहां हमने ए क्या लिखा है, एन टाइम ए, ये लिखा है, पिछले मैंने बताया था आपको। यहां से आप देखो, अगर हम r बराबर a बाई अल्फा करें और साइन अल्फा को सीरीज के फॉर्म में लिख दें, सीरीज फॉर्म होता है अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, अल्फा पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस तरह से ग्राफ होता है, सीरीज होती है। अल्फा से डिवाइड कर दो तो r बराबर हो जाएगा a 1 माइनस अल्फा बाई फैक्टोरियल 2, अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। सिंपल चीज़ है, हमने अल्फा से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ वो शर्त क्या होगी जब r की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसी कौन सी शर्त होगी वो जब r सबसे ज़्यादा होगा? तो आप कहोगे सर r सबसे ज़्यादा तब होगा जब राइट हैंड साइड सबसे ज़्यादा होगा। राइट हैंड साइड सबसे ज़्यादा कब होगा? राइट हैंड साइड में 1 माइनस समथिंग हो रहा है। अल्फा एक छोटी क्वांटिटी है, तो अल्फा में से कुछ घटा रहे हो, फिर कुछ जोड़ा, फिर कुछ घटा दिया, अब जुड़ रहा है अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा छोटा है तो अल्फा स्क्वायर तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी और जिसको किसी बड़े नंबर से डिवाइड भी किया जा रहा है। इसका मतलब है घट रहा है एक बड़ा फैक्टर, जुड़ रहा है एक छोटा फैक्टर, फिर घट रहा है और छोटा फैक्टर, फिर बढ़ रहा होगा एक और छोटा फैक्टर। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ होगी 1 से छोटी होगी। हो सकता है 0.95 हो, 0.98 हो, 0.8 हो। लेकिन अगर इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर अल्फा आप 0 कर दोगे तो ये सारे टर्म यहां से गायब हो जाएंगे और ऐसे स्थिति में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू a, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। लेकिन शर्त क्या है, अल्फा का 0 होना चाहिए। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट r इज इक्वल टू a। अब अल्फा, तो इसका मतलब है कि पाई e साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0। भाई लैम्डा 0 नहीं हो सकता, लैम्डा इनफाइनाइट नहीं हो सकता जिसको 0 कर दे। ई की वैल्यू तो विड्थ कुछ तो है, वो 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बराबर 0। सबसे पहली वैल्यू आपके दिमाग में कौन सी आती है जिसके लिए साइन की वैल्यू 0 होती है? 0 होती है ना, साइन 0 पे तो 0 होता ही, सबको मालूम ही है। तो इसका मतलब है थीटा बराबर 0। तो इस तरह से हमने ये पाया कि जो थीटा बराबर 0 एंगल होगा, वो एंगल पे जो भी लाइट जाएगी स्लिट से होकर के गुजरेगी, उसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दिखाई पड़ेगी। जरा इसको समझिए। स्लिट थी, स्लिट का पॉइंट A था, स्लिट का ये पॉइंट B है, लाइट यूं जा रही है, इधर जा गई,
इधर गई, लेंस है, लेंस से फोकस हो गई पॉइंट पी पर। सीधी वाली को भी हमने लेंस बना दिया। डिफ्रैक्शन के लिए हमने एक एंगल इधर माना, एंगल इधर माना, जिसकी लाइट कहीं यहाँ फोकस हो रही है। आप देखो थीटा है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हो, थीटा 0 जो होगा वो लाइट क्या बनाएगी, वो लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी की एक रीजन बनाएगी। तो इसका मतलब थीटा 0 होने का मतलब क्या है, अगर आप कौन से रे मान रहे हो, ये वाली रे, अगर मैं इसको कलर्स बनाऊं तो ये जो येलो कलर का जो मैं बना रहा हूं, दीज लाइंस आर फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। तो जो बिना डेविएशन के, यानी जो बिना डिफ्रैक्शन का सामना किए हुए सीधे लेंस के द्वारा फोकस होती हैं पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पे क्या बनेगा, इस पॉइंट पी पर हमारा मैक्सिमा बनेगा। और मैंने बताया भी है 99% लाइट तो पॉइंट पी पर सीधे जाके फोकस हो रही है ना, जो यहाँ से गुजर पी पे फोकस हो रही है, जो यहाँ से गुजर पी पे फोकस हो रही है। मामला गड़बड़ होता है जो केवल ए से टकरा करके डेविएट होती है। तो पूरे 99% मतलब 100% लाइट कितना परसेंट होगा जो किनारों से टकरा रही है, मान लो 90% में से 10% ऐसी लाइट होगी। तो फिर भी हम ये कहें कि 5% यहाँ डिफ्रेक्ट हो रही है, 5% यहाँ हो रही है, तब भी 90% तो जाकर के पी फोकस हो ही रही है। तो यानी कि जो पी पे होगा हमारा 90% लाइट फोकस होगा, और उस जगह फोकस हो लाइट जो सबसे ज़्यादा चमक की होगी। सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप याद रखोगे कि थीटा बराबर 0 पर क्या बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा। अब थीटा बराबर 0 का पद हम किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि थीटा बराबर 0 पर बन गई है हमारी सेंट्रल मैक्सिमा। ये एनालिसिस आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने जो पूरी तरह से समझाया है वो 100% आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सारी एनालिसिस तो मैंने मन में की है ना, मैंने आपसे कहा है, आपने केवल सुना है। तो इसलिए ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप इसको समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत है तो आपने कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आवश्यकता हुई तो मैं फिर से एक नए वीडियो के द्वारा वो सवालों के जवाब दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो सवाल आपके ही ना हो और भी लोगों के हों। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया मैक्सिमा की कंडीशन। फिर अब आते हैं मिनिमा कंडीशन। भाई अगर मैक्सिमा है तो मिनिमा भी होगा, क्योंकि अब हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमा है तो मिनिमा भी होगा, क्योंकि इंटेंसिटी में ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर है। साइन अल्फा का नेचर होता है मैक्सिमा मिनिमा का, एक तरफ हाई फिर ट्रफ क्रस्ट होते हैं। तो अगर हमने इसमें से मैक्सिमा निकाल लिया तो मिनिमा क्या होगा, मिनिमा मतलब क्या होता है, वहां जहां इंटेंसिटी मिनिमम हो। तो मिनिमा के लिए क्या होगा, सिंस आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा और आर बराबर ए साइन अल्फा बाई अल्फा, तो आप लिखोगे फॉर मिनिमा साइन अल्फा बराबर 0। भाई जब साइन अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी तो आपका ये राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमा यानी कि डार्कनेस आ जाएगी। तो साइन अल्फा जब 0 होगा तब तक आर जो है या इंटेंसिटी जो है आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन साइन अल्फा 0 कब होगा, जब साइन की वैल्यू n पाई के बराबर होगी। अब यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकती है। तो यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जब प्लस माइनस n पाई होगा, जब साइन की वैल्यू प्लस माइनस n पाई होगी, तब आपका मिनिमा आएगा। यानी कि पाई ई साइन थीटा बराबर लेमडा, जब प्लस माइनस n पाई होगा, तब आपका वैल्यू जो होगा वो मिनिमा को बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट देखो, n की वैल्यू मैंने 0 कही है, अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दी तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा साइन थीटा बराबर 0 को। और साइन थीटा बराबर 0 किसके लिए आपने फिक्स कर दिया है, मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो इसलिए अब आप जब यहाँ लिखोगे कि साइन अल्फा बराबर साइन n पाई, तो यहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकती है, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, 2 कुछ सब कुछ हो सकता है। प्लस माइनस यहाँ लगा दिए तो यहाँ तो मतलब 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। हम n बराबर 0 यहाँ से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर n बराबर 0 बच्चा हम यहाँ से इसलिए हटा रहे हैं, n बराबर 0 को हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि n बराबर 0 रखते ही ऑलरेडी जो एक वैल्यू हमने किसी को दे दी है, फिक्स कर चुके हैं सेंट्रल मैक्सिमा को, वो यहाँ पर फिर से दोहरा हो जाएगा। तो एक बार जब हम वो अलॉटमेंट कर चुके हैं सेंट्रल मैक्सिमा को, तो अब हम क्या कहेंगे, वहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बन रही है, वहीं मिनिमम बन रही है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा n की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 से लागू होगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस n पाई, यानी कि पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा बराबर प्लस माइनस n पाई, या
पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। ये जो शर्त होगी, ये शर्त किसको फॉलो करेगी बच्चा? ये शर्त फॉलो करेगी हमारी मिनिमा कंडीशन को। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकेंड मिनिमा बनेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे थर्ड मिनिमा बनेगा। इस तरह से आपके पास मल्टीपल मिनिमा बनते चले जाएंगे। तो हमने क्या कहा, थीटा बराबर 0 जब होगा, थीटा बराबर 0 जब होगा उस समय सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अल्फा बराबर प्लस माइनस एन पाई जब होगा तो मिनिमा बनेंगे, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। अब यहाँ से एक चीज़ और आपके कान खड़े होने चाहिए, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में क्या होगा? आपने एक मैक्सिमा निकाल लिया, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। अब सवाल ये है, फिर हमारे पास एक फर्स्ट मिनिमा बना n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर सेकंड मिनिमा बना। तो फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा को हम कैसे अलग अलग पहचान पाएंगे? जाहिर सी बात है इन दोनों मिनिमा के बीच में कोई नॉन मिनिमा होगा, कोई ब्राइट रीजन होगा, तभी तो आप इसको पहचान पाओगे। भाई लॉजिक समझ रहे हो ना? लॉजिक क्या है, हमने कहा ये फर्स्ट मिनिमा यानी पहली काली पट्टी, फिर दूसरी काली पट्टी। आपने दो काली पट्टियों के बीच में कैसे पहचाना? क्योंकि बीच में एक चमकदार पट्टी होगी, तभी तो आप दो काली पट्टियों को समझा पा रहे हो। अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है, ये फोर्थ ब्राइट है, ये फिफ्थ ब्राइट है, आपको ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्यों दिख पा रही है? क्योंकि इनके बीच में देखो ये एक डार्क रीजन है, इनके बीच में ये एक डार्क रीजन है, इनके बीच में ये एक डार्क रीजन है। ऐसे अगर मैं कहूं कि फर्स्ट डार्क रीजन और सेकंड डार्क रीजन, तो आप फर्स्ट डार्क रीजन और सेकंड डार्क रीजन को इसलिए पहचान पा रहे हो क्योंकि उसके बीच में एक ब्राइट रीजन है। ऐसे ही अगर यहां कहा जा रहा है फर्स्ट मिनिमा, n बराबर 1 पे फर्स्ट मिनिमा, n बराबर 2 पे सेकंड मिनिमा, n बराबर 3 पे थर्ड मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा हम इसलिए पहचान पा रहे हैं बिकॉज इनके बीच में और भी मैक्सिमा होंगे। अब आप कहोगे भाई मैक्सिमा मैंने निकाला, तो मैं कहूंगा वो तो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है। अब जो ये मिनिमा है इनके बीच में नॉन प्रिंसिपल मैक्सिमा भी होंगे जिनको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना होगा कि इन मैक्सिमास के बीच में, इन मैक्सिमास पोजीशन के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे आएंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा की शर्त क्या होगी वो हमें निकालनी है। और कैसे समझा सेकेंडरी मैक्सिमा होगा? क्योंकि हमने पाया कि मिनिमा तो कई हो रहे हैं भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिनिमास के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमास होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास। तो यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे? हम कंडीशन लगाएंगे डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाएंगे टू गेट द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। लेट अस कंसीडर द कंडीशन डी आई बाई डी अल्फा। अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी का 0 हम देखेंगे, तो हम लिखेंगे डी बाई डी अल्फा, किसको कर रहे हो? ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई अल्फा ए स्क्वायर डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा बाई अल्फा बराबर 0। हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा। इसको क्या लिखोगे? यहाँ दो फंक्शन है u बाई v, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे रखोगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, माइनस साइन को ऐसे रखोगे, अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, तो ये वैसे रह जाएगा और नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक फैक्टर तो ये पूरा है, ये पूरा एक फैक्टर है और एक ये पूरा फैक्टर है, दो फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि भाई ये क्या है? ये तो वो है 2a साइन अल्फा बाई अल्फा, ये तो एम्पलीट्यूड है, ये तो नॉन जीरो होता है। हमने क्या देखा है? r बराबर जो होता है वो होता है a साइन अल्फा बाई अल्फा, तो यहाँ a इंटू ए कर दो, ऐसे लिख दो 2 इंटू ए इंटू ए, ये तो पूरा एम्पलीट्यूड है जो कि नॉन जीरो है, a तो कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, तो ये पूरा ये वाला फैक्टर तो 0 नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसी फैक्टर को हम 0 कहेंगे। तो अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यहाँ से आपके पास अल्फा बराबर आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यानी कि 10 अल्फा अपॉन अल्फा। इस तरह की बहुत ही यूनिक किस्म की इक्वेशंस होती है। इसको फ्रेडरिक गॉस ने इसको बहुत अच्छे सॉल्व किया था और इन्हें ट्रांसडेंटल इक्वेशंस कहा जाता है। तो जो ट्रांसडेंटल इक्वेशंस होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखो y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू tan अल्फा। भाई tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मान लो इज इक्वल टू y है, तो हमने y बराबर अल्फा एक अलग इक्वेशन लिख ली, y बराबर tan अल्फा एक अलग इक्वेशन लिख ली। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिस ग्राफ में ये एक्सिस जो है तुम्हारी y है और x एक्सिस अल्फा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे लीनियर ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू अल्फा। और यहाँ पर हमारे पास जो tan के ग्राफ होंगे वो इस तरह के ग्राफ होते हैं,
और इस तरह से उसके ग्राफ निकल के आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस थिंग, मैं जस्ट आपको बता दूं क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो चुका है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि इसके सोल्यूशन क्या होंगे। सो बाय यूजिंग द, आप ऐसा वर्ड में लिख सकते हो, बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, बाय अप्लाइंग द ग्राफिकल मेथड वी मे सॉल्व दिस अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन। एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होता है अल्फा, एक मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2। इस तरह से हमारे सोल्यूशन आते हैं। इसका मतलब ये निकल के आया कि ये थीटा बराबर 0 होगा। अब चूंकि अल्फा बराबर 0 भी मान लो, क्योंकि थीटा 0 होने का मतलब है अल्फा भी 0 है, तो अल्फा बराबर 0 क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अल्फा बराबर प्लस माइनस n पाई मिनिमाज, और अल्फा बराबर प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2, ये क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी मैक्सिमाज, सेकेंडरी मैक्सिमाज आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अल्फा बराबर 0 सेंट्रल मैक्सिमा, अल्फा बराबर प्लस माइनस n पाई मिनिमाज, अल्फा बराबर 3π 5π/2 7π/2 सेकेंडरी मैक्सिमाज। अगर इन सब का एक ग्राफ बनाया जाए, हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब अगर हम इनका एक ग्राफ प्लॉट करें, इनका एक ग्राफ बनाने का प्रयास करें, तो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न का ओरिजिनल ग्राफ आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बना के देखते हैं उस ग्राफ को। तो फॉर्मूला क्या है बच्चा हमारे पास फॉर्मूला है कि I बराबर a² साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 होगी, या हम कह लें कि व्हेन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसे लिखो, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा I बराबर क्या हो जाएगा? a², हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होगा? जब आप अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3π/2 रखोगे, चलो हमने प्लस रखा, प्लस 3π/2 रखोगे, तो आपके पास I1, इसको हम 0 कहते हैं, I0 मतलब सेंट्रल, I1 मतलब क्या हो जाएगा? a² साइन 3π/2 अपॉन 3π/2, और इंटेंसिटी कह रहे हो तो स्क्वायर हो जाएगा। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा a² 4/9π²। भाई इसका 1 हो जाएगा, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/9π² इंटू a²। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा? I2 जो होगा उसमें आप अल्फा की वैल्यू रखोगे 5π/2, तो अल्टीमेटली हर्ष क्या होता है? 5/2 यहाँ जाएगा 5/2, और जैसे 5 साइन 5π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 4/5 मतलब 25π² a0। ऐसे ही ये हो जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? I3, तो यहाँ रखोगे 7π/2, तो 7π/2 1 हो जाएगा, यहाँ 7π/2 होगा, हो जाएगा 4/7 का स्क्वायर 49π² a², इस तरह से। तो आप देख रहे हो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है? a²। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है? a² इंटू 4/9π²। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा कितनी है? 4/25π² a²। तो इसका मतलब ये है कि पहली इंटेंसिटी अगर a² है, तो उसके बाद जो दूसरी मैक्सिमा होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, 4/9। ये है तो 4π² कितना होता है? लगभग 9 के बराबर है, तो 9 9 जा 81, 4/81 यानी 4/100 मान लो थोड़ी देर के लिए, 4/100, तो 4/100 a², इट्स वेरी स्मॉल। फिर क्या हो गया? 25 इंटू 9, 4/25 इंटू 9, ऑलमोस्ट 4/250, और छोटा, यहाँ 49 इंटू 9 यानी ऑलमोस्ट 4/500, और छोटा। तो ये है एम्पलीट्यूड a², ये है 4/100 के लगभग, ये है 4/250 के लगभग, ये है 4/500 के लगभग। तेजी से इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो जरा इस ग्राफ को मैं बनाता हूं आपके लिए। ये ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस है, ये अल्फा की वैल्यू है, यहां पर आपका ग्राफ ऐसे आया इस तरह से। अल्फा की वैल्यू 0 थी, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा था, इसकी इंटेंसिटी कितनी? a²। मिनिमा कब बनेगा? हमने देखा है मिनिमा बनेगा प्लस माइनस n पाई पर, तो प्लस माइनस पाई ये है और ये है माइनस पाई। उसके बाद फिर दूसरा कब बनेगा? 2 पाई पर, n की वैल्यू 2 होगी। फिर तीसरा बनेगा 3 पाई पर, ऐसे ही -2 पाई पर, -3 पाई पर। फिर क्या होगा? पाई और 2 पाई के बीच में एक वैल्यू होगी 3π/2,
एक वैल्यू होगी 5π/2। तो अब यहाँ पर अगर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए I1 का बनेगा 4/49। तो अगर ये वैल्यू है a² तो 4/100 कितना होगा, कहीं यहाँ पे कहीं होगा, ये वैल्यू होगी। यानी कि आपका ग्राफ यहाँ मिलेगा ऐसे इतना होगा और फिर मिनिमा हो जाएगा। ऐसे ही आप इधर देखो, यहाँ पर ग्राफ 3-3π/2 होगा ना, तो ये ग्राफ यहाँ मिलेगा इतना। तो अगर ये हाइट है a² तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 4/9π² इंटू a²। ये हाइट कितनी है 4a²/9π²। उसके बाद यहाँ पे ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट हो जाएगी 4a²/25π²। ऐसे ही यहाँ पर भी ये हाइट जो होगी, जो इसके बीच में होगी, दैट इज दिस इज द 4a²/25π²। और फिर आगे और छोटा हो जाएगा, आगे और छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो आपके पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सबसे चमकदार वही होगा। उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी तुलना में बहुत कम हो जाएगी, और कम और कम, और इस तरह से आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न फेड आउट हो जाएगा। तो ये इस तरह का एनवलप होगा, इस तरह से चला जाएगा एनवलप, और यहाँ पर इसका भी एनवलप ऐसा होगा, लगातार फेड होता हुआ चला जाएगा। तो हम इस समय डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें, इस समय आप देखो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक सेंट्रल मैक्सिमा दिख रही है, चमकदार, सबसे चमकदार। फिर उसके बाद जैसे से आप दाएं बाएं तरफ जा रहे हो, लगातार इंटेंसिटी उसकी कम होती जा रही है। सो दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। मुझे लगता है कि समझाने में मुझे कम से कम नहीं तो 40-45 मिनट लगे होंगे, या 50 मिनट्स। तो इस 40-45-50 मिनट के दौरान जितना मैं एक अंडर ग्रेजुएट बच्चों को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैंने की है। और कैसा आपको समझ में आया है आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं, ना केवल मुझे सपोर्ट करते हैं बल्कि YouTube के एल्गोरिदम को भी ये बताते हैं आपके कमेंट कि हाँ, इस वीडियो में जो प्रयास किया गया है वो ठीक किया गया है, आप किसी के हेल्पफुल हो सकता है। मतलब इट्स अ वैल्यूबल कंटेंट, इट्स नॉट अ जंक, कूड़ा नहीं है ये वीडियो, कूड़ा नहीं है। आपके कमेंट, आपके व्यूज़, आपके लाइक, वो इस बात को बताते हैं कि ये कमेंट, ये वीडियो एक जंक नहीं है, एक बेकार की चीज़ नहीं है। उससे क्या होता है ना कि मुझे एज अ क्रिएटर सपोर्ट मिलता है। गुरुदक्षिणा यही है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और आगे की बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।